Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Javed Shahid, and today we are going to study restrictive pulmonary diseases या जिनको हम restrictive lung dysfunction भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास abnormal reduction आती है pulmonary ventilation के अंदर, यानी जो हमारे lungs हैं वो expand नहीं करते, therefore the gas cannot move in and out of the lungs, therefore the volume of the lung is reduced. हमारे पास इंट्रिंसिक लंग डिजीजेस होती हैं जो कि कॉज करती हैं इन्फ्लेमेशन या स्कारिंग ऑफ द लंग टिश्यू, जिनको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी कहते हैं। ये डिजीजेस हमारे पास एयर स्पेसेस के अंदर या तो डेब्रिस या तो एक्सुडेट फिल कर देती हैं, जिसकी वजह से जो लंग की कैपेसिटी है गैसेस को इन और आउट मूव करने की वो रिड्यूस हो सकती है। हमारे पास तीन तरह की इंट्रिंसिक लंग डिजीजेस आती हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहली है इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस। इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस के अंदर हमारे पास जो स्कारिंग होती है लंग टिश्यू की वो हो जाती है। ये एक प्रोग्रेसिव क्रॉनिक डिजीज है और इसका जो कॉज है वो अननोन है, इसीलिए हम इसे इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस कहते हैं। हमारे पास सेकेंड डिजीज है इंट्रिंसिक लंग डिजीज, उसको हम निम्यूनियोकोनोसिस कहते हैं। ये एक ग्रुप ऑफ लंग डिजीज है जो कि डस्ट या जो एयर पोल्यूशन है उसको इनहेल करने की वजह से कॉज होता है और एज अ रिजल्ट ये हमारे पास लंग टिश्यू की स्कारिंग करता है। हमारे पास नेक्स्ट डिजीज आती है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस हमारे पास एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है जो कि इफेक्ट करती है मल्टीपल ऑर्गन्स को, जिसके अंदर हमारे पास लंग्स भी आते हैं और हमारे पास बाकी सिस्टमेटिक ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ये है कि इसके अंदर हमारे पास ग्रैनुलोमास फॉर्म हो जाते हैं जो कि क्लस्टर्स होते हैं इम्यून सेल के। हमने पीछे देखा इंट्रिंसिक लंग डिजीजेस को, जो कि हमारे पास तीन डिजीजेस थी। अब हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक डिसऑर्डर्स को, जो कि रिजल्ट कर रहे हैं ये लंग्स की जो बीमारियां हैं वो। हमारे पास सबसे पहले आते हैं न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स में हमारे पास फर्दर तीन ऐसी बीमारियां हैं जो कि कॉज करती हैं लंग डिजीजेस या रिड्यूस कर देती हैं लंग के फंक्शन को। हमारे पास सबसे पहली है एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरोजेनरेटिव डिजीज होती है जो कि इफेक्ट करती है मोटर न्यूरॉन्स को। एज अ रिजल्ट हमारे पास मसल वीकनेस आती है। जब मसल वीकनेस आती है तो हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर आता है। मसल वीकनेस किस तरह से इफेक्ट करती है, जैसे कि आप सबको आइडिया है कि हमारे पास जो हमारा बॉडी है वो सारी मसल्स है। हमारे पास डायफ्राम एक मसल है, फिर हमारे पास बाकी जितने मसल्स हैं जो रेस्पिरेशन में असिस्ट करते हैं। इसके अलावा मेजर मसल जो डायफ्राम है वो अब एक कंप्लीट मसल है जो कि रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। अगर कहीं पे हमारे पास मसल की वीकनेस आ रही है तो हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हमारे पास एक ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जो कि कॉज करती है मसल वीकनेस एंड डिजनरेशन, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, थस दे लिमिट द लंग एक्सपेंशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रीन-बेरेन सिंड्रोम। ये हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि मसल वीकनेस कॉज करती है एंड समटाइम इट कैन आल्सो कॉज पैरालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रिंसिक डिसऑर्डर्स में दूसरी चीज आती है चेस्ट वॉल डिसऑर्डर्स। उसके अंदर काइफोसिस और स्कोलियोसिस आता है। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस को। हमारे पास ये इसका जो कॉज है वो अननोन है, लेकिन इसको हम पल्मोनरी फिब्रोसिस कहते हैं। ये उन पेशेंट के अंदर होता है जिनको ऑलरेडी कोई कह लें कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हमने पीछे देख ली कि जिसमें हमारे पास कोई इन्फ्लेमेशन आ रही है लंग के ऊपर, लंग्स में, या हमारे पास कह लें कि कोई एक्सुडेट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास पल्मोनरी फिब्रोसिस जो है वो रिजल्ट होता है। हमारे पास पल्मोनरी फिब्रोसिस के तीन हिस्टोपैथोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं और इनके यूनिक ट्रीटमेंट्स होते हैं। इनकी हिस्ट्री भी यूनिक होती है, इनके ट्रीटमेंट्स भी डिफरेंट होंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप। अब हमारे पास जो तीन डिस्टिंक्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल पैटर्न्स आते हैं उसके अंदर हम उनको देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आ रहा है यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया। इट इज characterized by areas of normal lung tissue alternating with the areas of dense fibrosis and honeycomb changes, जिसके अंदर हनीकॉम चेंजेस हमारे पास डायलेटेड सिस्ट लाइक स्पेसेस होती हैं जो कि हमारे पास एक्सरे में करवाने में देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया। पहले हमारे पास यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया था जिसके अंदर हमारे पास ऑल्टरनेटिव डेंस पैचेस आ रहे थे फिब्रोसिस के, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर रिजल्ट हो रहा था वो हनीकॉम चेंजेस की तरह आ रहा था। नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया के अंदर हमारे पास एक मोर यूनिफॉर्म पैटर्न आ जाता है फिब्रोसिस और इन्फ्लेमेशन का। अनलाइक यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया हमारे पास
जो नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया इसके अंदर लेस हनीकॉमिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, जिसको हम ब्रोंकोलाइटिस ऑब्लिटरेंस ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास प्लग्स ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू आते हैं विद इन द एयरवेज एंड द alveoli. Unlike UIP and NSIP, it does not primarily affect the lung interstitium, but it rather affects the airways. हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस के, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी 3 पैटर्न्स देख लिए हैं। इसके अंदर हमारे पास डिस्निया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आती है ऑन एक्सर्शन, फिर हमारे पास नॉन प्रोडक्टिव कफ आती है क्योंकि हमारे पास जो एयरवेज है वो फिब्रोसिस की वजह से ऑलरेडी इरिटेटेड होते हैं, तो हमारे पास जो डेब्रिस होता है वो क्लियर आउट नहीं हो पाता, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ड्राई नेचर ऑफ कफ आती है। हमारे पास जो डिजिटल क्लबिंग है, क्रैकल्स भी आते हैं। क्रैकल्स हमारे पास एक वेलक्रो लाइक साउंड होता है, या कह लें कि वेलक्रो लाइक साउंड्स होते हैं जो कि ओवर द लंग्स हम सुने जा सकते हैं पेशेंट के से ड्यूरिंग इंस्पिरेशन यूजिंग अ स्टेथोस्कोप। हमारे पास ये कुछ चेंजेस आते हैं लंग की बेसिस के अंदर। हमारे पास जो चेस्ट एक्सरे है वो प्रोग्रेसिव फिब्रोसिस शो करता है। इसके अलावा हमारे पास जो सीटी स्कैन, सॉरी मैंने पीछे बात करी थी एक्सरे की, कि एक्सरे हनीकॉमिंग शो करता है, लेकिन हमारे पास सीटी स्कैन जो है वो हनीकॉमिंग का पैटर्न शो करता है। इसके अलावा हमारे पास जो पीएफटीज हैं वो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न के साथ आ रही होती हैं। हमारे पास जो टोटल लंग वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर हमारे पास जो रेशियो होती है FEV टू FCV वो नॉर्मल होती है या एलिवेट हो जाती है। हमारे पास जो क्लिनिकल फीचर्स हैं जो रेडियोलॉजी में देखे जाते हैं वो है पैची ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ये ग्राउंड ग्लास रेफर्स टू द एरिया ऑफ hazy lung ossifications seen on the CT scans. Ossifications seen on the CT scan, these areas have increased attenuation यानी whiteness without completely obscuring the underlying structures like blood vessels or bronchial walls. यहाँ पे आपको ये पैटर्न देख सकते हैं कि ये हमारे पास हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कम्प्लीटली जो है वो वाइट नहीं है। यहाँ पे ये अंडरलाइन जो टिश्यूज वगैरह हमें वो भी थोड़ी सी विजिबल है, और हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये भी विजिबल है। Next is reticular pattern network. A reticular pattern network refers to the appearance of the fine lines of the network-like structure in the lungs seen on the imaging, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। Honeycombing thick wall cystic spaces in the lung periphery appears to be thick wall cystic spaces in the lung periphery resembling a honeycomb structure. The treatment includes that all patients will receive oxygen, pulmonary rehab. Vaccinations for influenza and pneumococcal pneumoniae are recommended to prevent these infections, as respiratory infections can exhibit symptoms which lead to the further lung damage. नेक्स्ट हमारे पास एक डिजीज आ रही है निमोनिकोसिस। निमोनिकोसिस के बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि ये हमारे पास एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ लंग डिजीजेस आ रहे हैं जो कि कॉज हो रही है एयर पोल्यूशन को इनहेल करने की वजह से, और एज अ रिजल्ट हमारे पास टिश्यू स्कारिंग हो रही है। निमोनिकोसिस हमारे पास यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है। ये हमारे पास डिस्नल रिजल्ट करता है यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्रैकल्स जो हमने कहा कि हमारे पास फाइन साउंड्स होते हैं जो कि इंस्पिरेशन के दौरान जो पेशेंट है उसके चेस्ट से स्टेथोस्कोप रख के सुने जा सकते हैं। दीज आर द वेलक्रो लाइक साउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्लबिंग आती है, फिर साइनोसिस आता है, फिर हमारे पास जो पीएफटीज हैं वो हमें शो करती हैं डिफ्यूज जो है कैपेसिटी लंग्स की, और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी हमारे पास रिड्यूस होती है। जो CXR है वो हमें राउंडेड ओपेसिटीज प्रीडोमिनेंटली इन द अपर लंग जोन्स शो करता है। हमारे पास जो बैकग्राउंड है क्रोनिक फिब्रोटिक लंग डिजीज का, ये अक्सर कॉज करता है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स, यानी निमोनिकोसिस हमारे पास यूजुअली कोल वर्कर्स में होता है, या नॉर्मली हमारे पास ये जो सारे मसले आ रहे हैं ये ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स की वजह से आ रहे हैं, यानी जो कोल माइनर्स हैं या फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे सारे केमिकल्स होते हैं। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास निमोनिकोसिस, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस की जो हिस्ट्री है वो इन पेशेंट्स में देखी जाती है। कोल वर्कर्स हमारे पास कोल डस्ट, जो कोल वर्कर्स होते हैं वो कोल डस्ट इनहेल करते हैं लंग्स के अंदर, और एज अ रिजल्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डस्ट जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, थस फॉर्मिंग द स्कार टिश्यू यानी फिब्रोसिस। सिलिकोसिस के अंदर हमारे पास जो फाइन पार्टिकल्स है सिलिका डस्ट के वो आ रहे हैं, और ये भी हमारे पास जो माइनिंग या कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनमें देखे जा सकते हैं। एस्बेस्टोसिस हमारे पास एक मिनरल है जो कि वाइडली यूज होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के अंदर,
और ये एस्बेस्टोसिस भी जो है साइट वर्कर्स उनमें देखा जा सकता है। ट्रीटमेंट निमोनिकोसिस का यही है कि वैक्सीनेशन है, फिर ऑक्सीजन थेरेपी है, फिर हमारे पास पल्मोनरी रिहैब है, हमारे पास फिजिकल थेरेपी है टू इम्प्रूव द कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी फिटनेस, टू इम्प्रूव द लंग कैपेसिटी एंड एंड्योरेंस, हमारे पास ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं टू मैनेज द ब्रेथलेसनेस, हमारे पास न्यूट्रिशनल सपोर्ट है टू प्रिवेंट वेट लॉस एंड इंश्योर एडवोकेट एनर्जी इनटेक as a because the weight loss and advocate energy intake is न्यूट्रिशनल सपोर्ट हमारे पास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास क्रोनिक लंग डिजीज़ के अंदर जो पेशेंट है वो सफ़र करते हैं वेट लॉस। साइको सोशल सपोर्ट के अंदर हमारे पास मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस आ रहा है क्रोनिक इलनेस के साथ डील करने का। हम जो पेशेंट्स हैं वो स्मोकिंग को स्टॉप कर दें, स्पेशली इन एस्बेस्टोसिस, क्योंकि ये मज़ीद लंग डैमेज को ज़्यादा कर देगा एंड कुड इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर पर्टिकुलरली इन दोज एक्सपोज्ड टू एस्बेस्टोसिस। नेक्स्ट डिजीज है हमारे पास सार्किडोसिस। सार्किडोसिस हमारे पास एक इडियोपैथिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज है जो कि कैरेक्टराइज हो रही है बाय द फॉर्मेशन ऑफ द नॉन-सीजिएटिंग ग्रैनुलोमास। Although considered a pulmonary disease, it can affect virtually any organ in the body. हमारे पास जो symptoms आ रहे हैं वो acute और chronic presentation के साथ आ रहे हैं. Most patients present the symptoms that are recognizable. Men में ज़्यादा होते हैं और एज 20 से 40 तक। हमारे पास जो पहला सिम्टम है वो पल्मोनरी सिस्टम है। उसके अंदर ये है कि जो 90% ऑफ द पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो लंग्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास सार्किडोसिस के अंदर। जो डायग्नोसिस है वो इंसिडेंटली फाउंड होता है हमारे पास चेस्ट एक्सरे के साथ और मोस्ट जो कॉमन सिम्टम्स है वो आ रहा है कफ, डिस्निया, चेस्ट पेन जो कि माइल्ड अस्थमा के साथ रिजेंबल करती है। क्लासिक रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स इन बायलेटरल हाइलर एडिनोपैथी शो करती है। हमारे पास जो है पेरेन्काइमल फाइंडिंग्स वो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन होती हैं। एज अ डिजीज प्रोग्रेस ग्रैनुलोमास जो कि इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल्स होते हैं वो लंग पेरेन्काइमा यानी लंग टिश्यूज के अंदर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास फिर जो डिजीज है वो रिजल्ट करती है। हमारे पास प्लूरल एबनॉर्मलिटीज आती हैं जो कि रेयर है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट सिम्टम्स है वो मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स हैं। ये 10% पेशेंट्स में अकर होते हैं और इट इन्वॉल्व्स द एंकल्स एंड इट इज अकम्पनीड बाय ईएन। इसके अलावा हमारे पास फीवर प्लस यूवियाइटिस आ रहा है। हमारे पास जो क्रोनिक मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स हैं उसके अंदर नी, एंकल्स, रिस्ट और एल्बो भी इन्वॉल्व हैं। No correlation between the osseous lesions and the concentration of calcium in the serum. न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर हमारे पास आ रहा है कि ये 5% पेशेंट्स के अंदर है। इसके अलावा ये है कि जो हमारे पास हेडेक या पैल्सीज हैं वो मे बी द साइन ऑफ न्यूरोसार्कोइडोसिस। हमारे पास जो क्रेनियल नर्व 7 है जो कि फेशियल नर्व होती है वो बेल्स पाल, अगर उसमें कोई मसला आ रहा है तो वो बेल्स पाल से रिजल्ट करती है जो कि एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और एक न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग है सार्कोइडोसिस के अंदर। It results in the unilateral facial weakness or paralysis, which can cause the drooping of the eyelid, loss of the facial expression, and difficulty with movements like smiling or closing the eye. Headache can also be the sign of neurosarcoidosis, particularly when granulomas affect the brain and the meninges. हमारे पास जो कार्डिक सिम्टम्स हैं वो 5% पेशेंट्स के अंदर हो रहे हैं और जो हमारे पास ग्रेनुलोमास हैं उसके अंदर हमारे पास जो हार्ट की मसल्स है वो इन्वॉल्व हैं जो कि कॉज कर रही है कार्डियोमायोपैथी। हमारे पास ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेट्रेशन आ रही है हमारे पास granulomatous infiltration आ रही है in the heart which can disrupt the electrical conducting system thus causing arrhythmias. Sudden cardiac death can also occur due to the disruption of the conducting system by granulomatous infiltration. नेक्स्ट हमारे पास जो सिम्टम आ रहा है वो स्किन का। इसके अंदर हमारे पास क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट आ रही है जो कि 20 to 35% ऑफ द पेशेंट्स में होती हैं विद सिस्टमैटिक सार्किडोसिस एंड मे अकर with or without systematic involvement. हमारे पास मैक्यूपेपुलर लेजन्स आ रही हैं जो कि कॉमन है बट प्लेग्स ऑल्सो अकर in the face, posterior hairline and the previous trauma sites. हमारे पास erythematoneurasm आ रहा है, हमारे पास lupus erythematosus आ रहा है। ये सारी स्किन कंडीशंस हैं। इसके अलावा हमारे पास chronic persistent villous plaques आ रहे हैं with free dilatation for nasal mucocutaneous junction. हमने जो सिम्टम्स देखे हैं सार्किडोसिस के अंदर वो हमारे पास थे पल्मोनरी सिम्टम्स, मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, कार्डिक सिम्टम्स और स्किन के सिम्टम्स। 5 सिस्टम्स ऐसे हैं सिम्टम्स जो हैं
5 जगहों के जो सिम्टम्स हैं वो सार्कोइडोसिस के अंदर आ रहे हैं, जिसके अंदर फर्दर हमारे पास चीज़ें आ रही थी। मस्कुलोस्केलेटन के जो पल्मोनरी था उसके अंदर हमारे पास लंग्स आ रहे थे, और फिर हमारे पास डिज़निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ आ रही थी। फिर मस्कुलोस्केलेटन के अंदर हमारे पास यूवेइटिस जो कि आंखों का इन्फेक्शन है, फीवर, फिर हमारे पास क्रॉनिक में नी, एंकल, रिस्ट, एल्बो। फिर न्यूरोलॉजिकल हमारे पास बेल्स पाल्सी आ रही थी, हेडेक्स आ रहे थे। कार्डिक के अंदर हमारे पास कार्डियोमायोपैथी, इरिथमिया, सडन कार्डिक डेथ आ रही है। स्किन के अंदर हमारे पास स्किन कंडीशंस आ रही हैं। अब इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, इसके अंदर ये है कि पैथोजेनेसिस इन्वॉल्व द एंटीजन एक्सपोजर इन अ जेनेटिकली सस्पेक्टेबल होस्ट दैट ट्रिगर्स टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। क्लिनिकल कोर्स ये है कि इंसिडेंटल टू डिवेस्टेटिंग होता है इसका, यानी ये इंसिडेंटल है लेकिन ये डिवेस्टेटिंग हो सकता है। मोस्ट डेथ्स आर रिलेटेड टू पल्मोनरी और कार्डिक डिजीजेस। हमारे पास डायग्नोसिस के अंदर एनीमिया और ल्यूकोपीनिया प्रेजेंट हो सकता है, हाइपरकैल्सीमिया 10% पेशेंट्स के अंदर, हाइपरकैल्सीयूरिया 30% पेशेंट्स के अंदर, और एलिवेटेड अल्काइन फॉस्फेटेसेस हमारे पास, ट्रांसमाइंस लेवल्स और हाइपर बिलिरुबिनिया हमारे पास रिजल्ट होता है। डायग्नोसिस हमारे पास इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी से किया जा सकता है, और हमारे पास EBUS TBNA से किया जा सकता है, जो कि लिम्फ नोड बायोप्सी होती है। इसके अंदर हमारे पास ट्रांसब्रोंकियल नीडल एस्पिरेशन आता है विद एंडोब्रोंकियल एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी। इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 79 to 94% है। हमारे पास जो ट्रीटमेंट के गोल्स हैं वो ये हैं कि हमने जो ग्रेनुलोमास है उनका जो नंबर है वो डिक्रीज करना है, इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करना है, फर्दर जो फिब्रोसिस है उसको प्रिवेंट करना है। पल्मोनरी सार्कोइडोसिस के अंदर हम ऑरल स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, ये मेन जो है ट्रीटमेंट है। इसके अंदर हमारे पास 30 to 60 मिलीग्राम्स पर डे ओवर 6 to 12 मंथ्स जो है ऑरल स्टीरॉइड्स दी जाती हैं, और अल्टरनेट डे स्टीरॉइड थेरेपी भी हमारे पास आ सकती है। यदि हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज जिसके अंदर हमारे पास हमने इंट्रिंसिक लंग डिजीजेस देखी, और फिर हमने एक्सट्रिंसिक डिसऑर्डर्स भी देखे जिसकी वजह से जो लंग डिजीज है, यानी जो लंग का जो फंक्शन है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। फिर इसके अंदर हमने फर्दर 3 चीज़ें स्टडी की थी जिसके अंदर हमारे पास इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस, pneumococcis और सार्कोइडोसिस शामिल है। I hope all of you understand it well. If there is any confusion, you can ask. Love is take care.